नमस्कार साथियों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का एक चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में मुख्य रूप से सीखेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होता है और इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है, रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं और लास्ट में हम लोग ये भी सीखेंगे संक्षारण और विकृत गंधिता क्या होता है। हम सभी जानते हैं कि परिवर्तन दो प्रकार का होता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे पानी क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। जब पानी गर्म होगा तो किस में बदल रहा है, वाष्प में बदल रहा है, अर्थात भाप में बदल रहा है और ये वाष्प फिर पुनः पानी में बदल जा रहा है, तो नया पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे आप देख सकते हैं इस इमेज में, यहाँ पे कोयला क्या हो रहा है, जल रहा है। जब कोयला जल जाएगा तो यहाँ पे राख बचेगा, अर्थात यहाँ पे कौन सा परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि यहाँ पे नया पदार्थ का निर्माण हो रहा है। और रासायनिक परिवर्तन जहाँ पे होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में भी नया पदार्थ का निर्माण होता है। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा या भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, और ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण होता है उसे उत्पाद कहते हैं। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक है, और H2O जल क्या है, उत्पाद है, क्योंकि अभिक्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग ले रहा है लेकिन नया पदार्थ जल का निर्माण हो रहा है। हाइड्रोजन का काम जलना है जबकि ऑक्सीजन का काम किसी पदार्थ को जलाना है, जबकि उससे जो बना पदार्थ जल आग को क्या करता है, बुझा देता है। ओके, अब हम लोग कुछ नए एग्जाम्पल देखेंगे रासायनिक परिवर्तन का। भोजन का पाचन, ये भी क्या है, भोजन का पाचन, ये भी रासायनिक परिवर्तन हुआ। श्वसन क्या है, ये भी रासायनिक परिवर्तन हुआ। क्यों? क्योंकि जब भोजन पचता है तो वो भी नया पदार्थ में निर्माण होता है। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे भोजन का क्या हो रहा है, पाचन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, श्वसन हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन को लिया जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जा रहा है, अर्थात यहाँ पे भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। लोहा पे जंग लगना, ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण हुआ। जैसे आप देख सकते हैं इस इमेज में, जब लोहा पे जंग लग जाएगा अर्थात नया पदार्थ का निर्माण होता है। और एक मैग्नीशियम फीते का जलना, आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम फीता क्या हो रहा है, जल रहा है। ये आपका मैग्नीशियम फीता हुआ और यहाँ पे क्या हो रहा है, जल रहा है। तो जब भी मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उसे साफ किया जाता है। क्यों? तो वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। क्यों साफ किया जाता है, तो हम लोग देखेंगे अभी। यदि मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर सफेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। यह परत मैग्नीशियम के जलने में अवरोध पैदा करता है, अर्थात दिक्कत, मुश्किल पैदा कर देता है। कौन? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO होगा। तो क्या करता है, परत क्या करता है, परत जब जम जाता है तो यहाँ पे मैग्नीशियम को जलने में अवरोध अर्थात मुश्किल हो जाता है, नहीं जलने लगता है। इसलिए इसे क्या करते हैं, इसलिए इसे मैग्नीशियम रिबन को पहले रेगमार से साफ कर दिया जाता है। रेगमार अर्थात सरस पत्ता जिसे जंग छोड़ाया जाता है। अब इस इमेज में देख सकते हैं, यही क्या है, रेगमार है, या रेगमाल भी इसे कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा। वहां पे अवस्था क्या हो जाएगा, उसका चेंज हो जाएगा, रंग में परिवर्तन होगा। जैसा आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक माचिस की तिल्ली जल रही है, अर्थात इसका अवस्था क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जलने के बाद इसका अवस्था चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं रंग में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और यहाँ पे टेम्परेचर इसका क्या है, बढ़ गया है। जलने से पहले टेम्परेचर कम था लेकिन जब इसे जला दिए तो इसका टेम्परेचर क्या हो गया, अधिक हो गया, अर्थात इसका तापमान बढ़ गया। और यहाँ पे गैस का भी उत्सर्जन हो रहा है, अर्थात इससे गैस निकल रहा है। देख सकते हैं इस इमेज में, यहाँ पे गैस क्या हो रहा है, निकल रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब भी रासायनिक परिवर्तन होगा तो वहां पे अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, तापमान में परिवर्तन होगा और गैस का उत्सर्जन होगा, अर्थात उससे गैस निकलेगा। अब हम लोग जानेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि तत्व का संकेत लिखा जाता है और यौगिक का सूत्र लिखा जाता है। तो रासायनिक समीकरण में जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं पदार्थ, उन्हें तत्व का हम लोग संकेत लिख देते हैं, और जो अभिकारक या उत्पाद होते हैं उनका सूत्र लिखा जाता है। और उसके साथ में हम लोग भौतिक अवस्था को भी लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड में S लिखा हुआ है। S का मतलब यहाँ सॉलिड है, अर्थात ये ठोस है।
एल का मतलब लिक्विड अर्थात ये द्रव है, और AQ का मतलब जलीय विलयन अर्थात ये जल में घुला हुआ पदार्थ है। तो हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। तो रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक समीकरण में लिख देते हैं, और रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक लिखते हैं और अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक सूत्र लिखते हैं तथा उनकी भौतिक अवस्था के साथ में लिख देते हैं, उसके साथ में उसके भौतिक अवस्था को भी लिखते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि किस किस भौतिक अवस्था में क्या लिखा जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जब सॉलिड होगा अर्थात ये ठोस होगा तो उसे एस के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जब लिक्विड या द्रव होगा तो उसे एल के द्वारा सूचित किया जाएगा, गैस होगा तो इसे जी के द्वारा सूचित करेंगे। और यहाँ पे दो चिन्ह और दिया हुआ है जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। ये जो तीर का निशान है नीचे की ओर, ये अवक्षेप बनाने का, अवक्षेप का मतलब जो जल में नहीं घुला, जल में अघुलनशील पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। तो यहाँ पे इस टाइप का जो तीर का निशान दिया हुआ है ये अवक्षेप का बनने का निशान है। और गैस का सूचक आप देख सकते हैं, गैस का सूचक तीर का निशान इस टाइप का रहेगा। तो ये गैस का सूचक हो गया, और ये अवक्षेप का सूचक हो गया, और ये गैस का सूचक हो गया। और यहाँ पे एक त्रिभुज, इस तरह डेल्टा भी कहते हैं, ये यौगिक को गर्म करने का सूचक है, अर्थात यौगिक को गर्म किया जा रहा है। और AQ जो होता है वो जलीय विलयन का सूचक है, मतलब AQ द्वारा जलीय विलयन को सूचित किया जाता है। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? हम लोग जानते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। इसलिए हम लोग रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित कर देते हैं। संतुलित करने का मतलब हुआ कि जो तत्व अर्थात तत्व रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक और उसके पश्चात जो उत्पाद हुआ, प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, अर्थात समान होनी चाहिए। अर्थात अभिकारक में तत्वों की संख्या और उत्पाद में तत्वों की संख्या को बराबर कर देना, इसी को बोलते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित कर दिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या को बराबर कर देना, तो रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जब भी मोमबत्ती को जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, जल, H2O बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जब मोम और ऑक्सीजन का वजन, यदि मोम और ऑक्सीजन का वजन ले लें तो वह जल और कार्बन डाइऑक्साइड के कुल वजन के बराबर होगा। जैसा आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे मोमबत्ती क्या हो रहा है, जल रहा है। इसका कहने का मतलब हुआ कि इस मोमबत्ती का वेट, वजन और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो जल रहा है, दोनों का वजन बराबर होगा H2O जल और इससे निकले हुए कार्बन डाइऑक्साइड गैस के। जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वजन बराबर होगा मोमबत्ती और ऑक्सीजन के वजन के बराबर। ओके, यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अर्थात अभिकारक और उत्पाद दोनों का वजन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। जब भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तो हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज किया जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए समीकरण के दोनों ओर विभिन्न तत्वों को संतुलित करना संतुलित होना कहलाता है। अर्थात अभिकारक और उत्पाद दोनों ओर तत्वों की संख्या को बराबर करना ही क्या कहलाता है, संतुलित करना कहलाता है। तो आप एक एग्जांपल में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है सोडियम और किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, जल के साथ। तो क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सोडियम एक है, मतलब एक तत्व सोडियम है, यहाँ पे भी एक है। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 1 और इधर 2, कुल मिला के कितना हो गया, 3। अर्थात ये समीकरण संतुलित नहीं हुआ। तो संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन यहाँ कितना चाहिए, इधर है 3 और इधर है 3 और इधर है 2, तो हम लोग यहाँ पे 2 लगा दिए। जब यहाँ पे 2 लग गया तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया, 4 और ऑक्सीजन की संख्या 2। यहाँ पे मल्टीप्लाई अर्थात गुना हो जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गया और ऑक्सीजन की संख्या 2 है, और इधर ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 1 है। तो फिर हम लोग को ऑक्सीजन की संख्या में 2 लाने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब भी अंक लगाया जाता है तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 नहीं लिख सकते हैं, जब भी लिखाएगा तो यहाँ पे लिखाएगा इसके आगे। तो यहाँ पे हम लोग कितना ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए कितना लगा दिए, 2 लगा दिए। ओके, अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हुआ, 4, यहाँ पे 2 लग गया। इसका मतलब कि सोडियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। तो इधर हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ पे 2, हाइड्रोजन 4, मतलब हाइड्रोजन क्या हो गया, संतुलित हो गया।
और देख सकते हैं यहाँ ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन इधर 2 है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो गया तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया। और यहाँ भी देख सकते हैं ऑक्सीजन कितना है, 2, मतलब ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया। लेकिन अब सोडियम संतुलित नहीं हुआ, तो सोडियम को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सोडियम के पहले 2 लगा देंगे। जैसे आप इस इमेज में देखिए, यहाँ पे सोडियम को संतुलित करने के लिए यहाँ पे क्या लगा दिए, 2। अब ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। जैसे देखिए यहाँ पे सोडियम कितना है, 2, यहाँ पे भी सोडियम हो गया 2। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 4 है, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, और 2 और 2 कितना हो गया, 4। और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना होगा, 2, क्योंकि 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन 2 हो गया, जबकि यहाँ भी ऑक्सीजन क्या हो गया, 2। ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ये भी उसी टाइप से इसको भी संतुलित किया गया। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है, 1 है, यहाँ पे सॉरी ये सोडियम है, सोडियम यहाँ पे 1 है, जबकि यहाँ पे सोडियम कितना है, 2 है। तो सोडियम को संतुलित करने के लिए यहाँ पे सोडियम में पहले 2 लगा दिया गया। अब यहाँ पे देखिए सोडियम जब 2 हो गया तो इधर भी सोडियम 2, सोडियम क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 हो गया, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा तो ऑक्सीजन 2, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 4 है, जबकि यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया आपका, यहाँ पे 4 हुआ, यहाँ पे 1, मतलब ऑक्सीजन क्या है अभी यहाँ पे भी संतुलित नहीं है। तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे संतुलित हुआ कि नहीं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे सोडियम कितना हो गया, 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, 6 हो गया। इधर ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो गया, इसमें 2 मल्टीप्लाई हो गया तो ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पे भी 6 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे 2, 4 हो गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 हो गया, तो हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया। इस यहाँ पे सल्फर देखिए 1 है तो यहाँ भी 1 है, तो समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। ओके, तो इसे बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे भी क्या है, ये तो समीकरण क्या है, यहाँ पे संतुलित है। ओके, इसे संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को भी संतुलित कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पे समझ लेते हैं, यहाँ पे C अर्थात Ca कैल्शियम कितना है, यहाँ पे कैल्शियम 2 हुआ, यहाँ पे कैल्शियम 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। अगर OH लिखा हुआ है और यहाँ पे होल 2 लगाया हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। और यहाँ पे देखिए, इधर देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 2 है और ऑक्सीजन 6 हो जाएगा। अगर इस टाइप से लिखा हुआ है NO3 का होल 2, इसका मतलब नाइट्रोजन 2 हो गया और ऑक्सीजन 3 दूनी 6, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 हो गया। इस प्रकार से इसे भी संतुलित किया गया है। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कि रासायनिक अभिक्रिया के कितना प्रकार होता है। तो आप देख सकते हैं, पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, अर्थात 2 या 2 से अधिक तत्व मिलेंगे और एक ही उत्पाद बनेगा। मतलब अभिकारक 2 या 2 से अधिक होगा लेकिन उत्पाद कितना होगा, एक ही होगा। जैसे इसका मतलब ये हुआ A + B = C। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोयले का दहन, यहाँ पे क्या हो रहा है, कोयला का दहन अर्थात कोयला को जलाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे अभिकारक कितना है, 2 है, जबकि उत्पाद कितना है, 1 हुआ। जल का निर्माण देख सकते हैं, यहाँ पे अभिकारक 2 हुआ और उत्पाद 1 हुआ। बुझा हुआ चूना, और इसे जल के साथ क्या कर रहा है, अभिक्रिया कराया जा रहा है, तो क्या बन रहा है, सॉरी, बिना बुझा हुआ चूना जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, क्या बन रहा है, बुझा हुआ चूना। अब इस इमेज में देखिए, यहाँ पे कोयला का क्या हो रहा है, दहन हो रहा है, यहाँ पे कोयला का दहन हो रहा है, और यहाँ पे क्या है, ये बिना बुझा हुआ चूना है, इसका फॉर्मूला होता है CaO, और जब ये बुझ जाता है अर्थात पानी के साथ अभिक्रिया कर लेता है तो ये बुझा हुआ चूना होता है, इसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल 2। ओके, ये क्या हो गया, बुझा हुआ चूना, जब ये पानी से अभिक्रिया कर लेता है। ओके, ये हो गया आपका संयोजन अभिक्रिया। अब जानते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, अर्थात उससे ऊष्मा भी निकलता है, तब उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, उसमें क्या होता है, ऊष्मा का निर्माण होता है। श्वसन भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि उसमें ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा बनता है। अब हम लोग देखेंगे प्राकृतिक गैस का दहन। इस इमेज में देखिए, यहाँ पे प्राकृतिक गैस क्या हो रहा है, जल रहा है, ये भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो रहा है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पे देखिए श्वसन भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यहाँ पे क्यों है, तो श्वसन क्रिया में हमारे शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज का दहन होता है। ओके,
जिससे ऊर्जा निकलती है और इसी ऊर्जा से हम अपने दैनिक कार्य करते हैं। अतः श्वसन एक क्या हुआ, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुआ, जो कि एक रासायनिक समीकरण, इसका रासायनिक समीकरण इस प्रकार है। क्यों है? क्योंकि जब हमारे शरीर में भोजन करते हैं तो भोजन क्या होता है, ग्लूकोज में टूटता है और ग्लूकोज से हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि श्वसन भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुआ। यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। पहला था संयोजन अभिक्रिया, दूसरा में है वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, अर्थात इसमें एक अभिकारक टूटेगा, दो या दो से अधिक उत्पाद बनेगा। अब एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे, तो इसका एग्जाम्पल उष्मीय वियोजन, अर्थात उष्मा के द्वारा इसे तोड़ा जाएगा, उष्मा देके तोड़ा जाएगा। चूना पत्थर का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसे हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, बुझा हुआ चूना, और CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। सॉरी, यहाँ पे बिना बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना नहीं है, बिना बुझा हुआ चूना हुआ। तो आप देख सकते हैं इसे उष्मा के द्वारा तोड़ा जाता है, इसलिए उष्मीय वियोजन इसे कहते हैं। तो ये हुआ आपका चूना पत्थर, ये इमेज है चूना पत्थर का। जब इसे हीट किया जाता है तो ये बनता है क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना। अब इस इमेज में देख सकते हैं यही है कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना। ओके, अब वैद्युत वियोजन अर्थात विद्युत के द्वारा इसे तोड़ा जाएगा। तो जल को तोड़ा जाता है दो भागों में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कब, विद्युत धारा प्रवाहित कर कर। जैसे आप देख सकते हैं इस इमेज में, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे विद्युत लगाया जा रहा है, यहाँ पे विद्युत, और एनोड है, कैथोड है, और यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इधर निकल रहा है और ऑक्सीजन गैस इधर है, मतलब जल को तोड़ा जाता है विद्युत के द्वारा। तो ये भी वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण हुआ। तीसरा प्रकाशीय वियोजन, अर्थात सूर्य के प्रकाश के द्वारा भी एक पदार्थ को दो भागों में तोड़ा जाता है। तो प्रकाशीय वियोजन में क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, सिल्वर क्लोराइड, सूर्य की उपस्थिति में क्या टूटता है, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और क्लोरीन गैस निकलता है। तो ये दो भागों में टूटा। और एक और यहाँ पे एग्जाम्पल है AgBr अर्थात सिल्वर ब्रोमाइड, सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो जाएगा, Ag और Br अर्थात ब्रोमीन दो भागों में टूटेगा। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। श्याम श्वेत का मतलब ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनाने में इस अभिक्रिया का उपयोग होता है। और यहाँ पे लिखा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, अर्थात जिस अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ये सब एग्जाम्पल आ जाएगा, प्रकाशीय वियोजन, दूसरा है विद्युत वियोजन, और यहाँ पे एक और लिखा था उष्मीय वियोजन। इसमें ऊष्माशोषी अभिक्रिया का ये सभी क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे लिखा है श्वेत श्याम फोटोग्राफी। आप देख सकते हैं यहाँ पे यही है आपका ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, जो पहले निकाला जाता था, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो। ओके, और ये इस इमेज में देख सकते हैं यहाँ पे यही है ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, और यहाँ पे कलर फोटो हुआ। अब जानते हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो विस्थापन अभिक्रिया में इन अभिक्रियाओं में अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, अर्थात हटा देता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, घटती अभिक्रियाशीलता, और यहाँ पे है सबसे कम क्रियाशील। तो आप देख सकते हैं सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन हुआ, पोटेशियम। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, ये घटते चला जा रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए इसका एग्जाम्पल में, यहाँ पे एक फेरस अर्थात आयरन है और एक कॉपर है, दो यहाँ पे धातु है। इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन हुआ, फेरस और कॉपर में। तो आप यहाँ पे देखिए फेरस अर्थात आयरन Fe और Cu में अधिक अभिक्रियाशील कौन हुआ, तो कॉपर। यहाँ पे देखिए आयरन क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है, यहाँ पे आयरन देखिए, और ये कॉपर है। तो अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन हुआ, Fe अर्थात आयरन, और कम अभिक्रियाशील धातु कॉपर। तो कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, उसके विलयन से कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। यहाँ पे कॉपर सल्फेट के साथ में था, यहाँ पे कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, अर्थात कम अभिक्रियाशील धातु क्या होता है, उसके यौगिक से बाहर चला जाता है, विस्थापित हो जाता है। ओके,
अब हम लोग जानेंगे एक और यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है, जिंक प्लस CuSO4 अर्थात कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे Cu क्या हो जा रहा है, बाहर हो जा रहा है, क्योंकि Cu क्या है, कम अभिक्रियाशील धातु है। अब जानते हैं यहाँ पे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। इसमें दो यौगिक का आदान प्रदान होगा। ओके, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आप एग्जाम्पल में, यहाँ पे है सोडियम सल्फेट, यहाँ पे SO4 होना चाहिए, Na2SO4। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Na सोडियम हो गया और यहाँ पे बेरियम Ba हो गया। यौगिकों का क्या हो जाएगा, आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे देख सकते हैं Na चला जाएगा Cl के साथ में और Ba चला जाएगा SO4 के साथ में। यहाँ पे 4 होना चाहिए, सॉरी, क्योंकि सल्फेट का SO4 होता है। तो यहाँ पे लिखा है Na2SO4। तो यहाँ Na चला जाएगा Cl के साथ में, आयन का आदान प्रदान होगा, और Ba किस में चला जाएगा, SO4 के साथ में। देख लीजिए यहाँ पे BaSO4 हो गया और यहाँ पे NaCl हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अब हम लोग जानेंगे उपचयन और अपचयन क्या होता है। तो उपचयन एवं अपचयन। उपचयन में क्या होता है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है। जैसे आप एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो कार्बन है, कार्बन में ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया हुआ, क्योंकि यहाँ पे कार्बन में ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ। यहाँ पे भी देख सकते हैं कॉपर CuO में बन रहा है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। ये उपचयन अभिक्रिया हो गया, अर्थात ऑक्सीजन का वृद्धि होगा और हाइड्रोजन का ह्रास होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो CO उपचयित होकर क्या बन रहा है, CuO। ओके, और C, ये जो C है वो उपचयित होकर क्या बन रहा है, CO2, अर्थात कार्बन उपचयित होकर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और कॉपर उपचयित होकर कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। ओके, तो आप समझ गए होंगे उपचयन अभिक्रिया क्या होता है। अपचयन में क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा है, अर्थात जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है या हाइड्रोजन का वृद्धि होता है तो उसे क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या होगा, ह्रास होगा। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, CuO में ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, अर्थात ऑक्सीजन का क्या हो गया, यहाँ पे ह्रास हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया हो गया। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि H2 है, H2 में ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, अर्थात ये क्या हो रहा है, उपचयन अभिक्रिया हो रहा है। तो उपचयन में ऑक्सीजन का वृद्धि होगा और अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होगा। यहाँ पे एग्जांपल में आप समझ गए होंगे कि इस समीकरण में दोनों हो रहा है, अपचयन भी और उपचयन भी। तो इस टाइप के समीकरण को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ओके, इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो रहा है। देखिए कॉपर ऑक्साइड किस में अपचयित हो रहा है, कॉपर में, जबकि हाइड्रोजन उपचयित हो रहा है किस में, जल में, H2O में। हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनता है। ओके, हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनता है। इस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन, यहाँ पे यहाँ पे अपचयन होना चाहिए, उपचयन और अपचयन दोनों हो रहा है, इसलिए इसे कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। अर्थात जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव क्या होता है। तो यहाँ पे देखते हैं संक्षारण। जब कोई धातु आर्द्रता और अम्ल आदि के संपर्क में आता है, जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, संक्षारित हो जाती है, इसे संक्षारण कहते हैं। ओके, तो धातु आर्द्रता का मतलब वायु में जल का मात्रा होना, उसे आर्द्रता बोलते हैं। नमी युक्त वायु को क्या बोलेंगे, आर्द्रता। अम्ल समझ ही रहे हैं, अम्ल मतलब खट्टा पदार्थ आदि से जब संपर्क होता है तो धातु का ऊपरी परत क्या होता है, संक्षारित हो जाता है। जैसे एग्जांपल में आप देखिए, लोहे पे जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत, लोहे पे जंग लगता है, चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना संक्षारण के क्या है, उदाहरण है। जैसे आप इमेज में देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लोहा पर जंग लग गया है, ये भी संक्षारण का क्या हुआ, उदाहरण हुआ। अब यहाँ पे देखिए चांदी पे काली परत जम जाता है, जैसे चांदी है, इस पे देखिए यहाँ पे कैसा काला परत जमा हुआ है, ये भी क्या हुआ, संक्षारण का उदाहरण हुआ। और तांबा देखिए, यहाँ पे तांबा का लोटा रखा हुआ है, ये तांबा हुआ। और देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो इसमें हरा हरा परत चढ़ा हुआ है, इस पे हरा परत लगा हुआ है, ये भी क्या हुआ, संक्षारित हो गया है। ओके, तो संक्षारण के सब उदाहरण है। अब संक्षारण से बचने के लिए उपाय क्या किया गया है, यशद लेपन, विद्युत लेपन और पेंट करके संक्षारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। यशद लेपन का मतलब हुआ कि लोहा वाले सामान पे जस्ता का परत चढ़ाया जाता है, जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे।
आयरन के ऊपर जस्ते का परत चढ़ाना को बोलते हैं यशद लेपन। जैसे आप इस इमेज में देखिए, यहाँ पे क्या है, लोहा, उसके ऊपर जस्ता का परत क्या हुआ, चढ़ाया हुआ है। इस पे आप संक्षारित नहीं लगेगा, अर्थात इस पे आप जंग नहीं लगेगा। यहाँ पे विद्युत लेपन आप देख सकते हैं इस इमेज में, यहाँ पे करंट के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा यहाँ पे क्या किया जा रहा है, विद्युत के द्वारा इस पे लेयर चढ़ाया जा रहा है, अर्थात परत बनाया जा रहा है, जिससे कि संक्षारित ये नहीं होगा। और एक और है यहाँ पे पेंट। पेंट कर देने से भी देखिए, अगर आप लोहा के गेट में अगर पेंट कर दीजिएगा तो वो भी संक्षारण नहीं होगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे। अब हम लोग जानेंगे विकृत गंधिता क्या होता है। विकृत गंधिता, वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पे उपचयित हो जाते हैं। उपचयित का मतलब इसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे उनका स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे आप लोग धुसका खाए होंगे, ये भी धुसका का इमेज है। जब धुसका बहुत दिनों तक रख देते हैं तो उसपे क्या होता है, उसका गंध एकदम खराब हो जाता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, और बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, विकृत गंधिता हो जाएगा। और जब ये गंध आने लगता है तो इस टाइप से धुसका का आकार हो जाता है। ये क्या है, इस धुसका से स्मेल आने लगा है, अर्थात इसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो गया, बढ़ गया, अर्थात ये उपचयित हो गया है। तो इससे बचने के लिए उपाय क्या किया गया है, विकृत गंधिता को रोकने का उपाय क्या है कि वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री को रखिए, जिसमें वायु क्या हो, वायु से रिएक्शन अर्थात अभिक्रिया ना कर सके। तो इस टाइप का कोई बर्तन में अपने खाद्य सामग्री को रखिए, जिसमें वो खाना क्या हो जाएगा, बच जाएगा, अर्थात बर्बाद नहीं होगा, स्मेल नहीं आएगा। दूसरा एग्जाम्पल है, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस भर दीजिए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे चिप्स या कुरकुरे के पैकेट में ऑक्सीजन से निकाल कर उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जब भर जाएगा तो अभिक्रिया नहीं करता है, और अभिक्रिया नहीं करेगा तो आपका खाद्य सामग्री विकृत गंधिता से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। इसलिए ये सब कुरकुरे चिप्स ये सब के प्लास्टिक में ऑक्सीजन निकालकर नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है। और एक और यहाँ पे उपाय बताया गया है, फ्रिज में आप सामान को रखिए, अर्थात इसे शीतलन कहते हैं। शीतलन के द्वारा भी क्या होता है, विकृत गंधिता से बचा जा सकता है। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रिज में बहुत सारा सामान रखा हुआ है, जिससे यहाँ पे ये सब सामान खराब नहीं होगा। सो